नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा। नाज़रीन आज फिर एक खास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज एक टीवी की टीम मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल में मौजूद है। भोपाल अपनी मुश्तरका तहजीब के लिए हिंदुस्तान भर में मशहूर है। नाज़रीन आज के एपिसोड में हम ऐसे ही आपको एक स्टोरी दिखाएंगे जहाँ पर इंसान दोस्ती की एक नई इबारत लिखी गई है। क्या वो कहानी, आइए डालते हैं एक नजर। खालिक कायनात ने इस दुनिया को एक खास मकसद के साथ खल्क किया है। खालिक कायनात ने दुनिया को खल्क करने के साथ इसने न जाने कितने मखलूक़ात को पैदा करने के साथ अशरफुल मखलूक़ात इंसान को पैदा किया है। उसने इंसान की रहनुमाई के लिए जहां आसमानी किताबें भेजी, वहीं हर कौम और हर इलाके में अपने पैगंबर और नबियों को भी मबऊस फरमाया। इन सब के पीछे खालिक कायनात का मकसद यही है कि इंसान अपने रब को पहचाने और दुनिया में अपने आने का मकसद जान सके। दुनिया में इंसान को भेजने के पीछे खालिक कायनात का मकसद अपनी हम्द सना करवाना नहीं है। अगर खालिक कायनात का मकसद अपनी हम्द सना होता तो इसके लिए फरिश्ते कम न थे, लेकिन यहाँ खालिक कायनात का मकसद हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद से है। इसलिए दुनिया के तमाम मज़ाहिब में हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद पर जोर दिया गया है। भोपाल जो वस्त हिंद में मालवा की मुस्लिम रियासत रही है, उसका वजूद 1722 में वजूद में आया। इस छोटी सी मुस्लिम रियासत में तमाम कौमों के लोग बहम शीरो शक्र की तरह रहते हैं। भोपाल को गंगा जमनी तहजीब का भी मुल्क कहा जाता है। रियासती अहद में जहां भोपाल में हुकूकुल इबाद पर जोर दिया जाता था, वहीं इंसान दोस्ती को फरोग देने के लिए फिजा हमवार की जाती थी। यहाँ की इंसान दोस्ती और गंगा जमनी तहजीब का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ के नवाब मुस्लिम ज़रूर होते थे, लेकिन इनके वज़ीर आज़म हमेशा गैर मुस्लिम ही होते थे। और ये रिवायत रियासत भोपाल के इंडियन यूनियन में इंज़माम होने तक जारी रही। यहाँ के लोगों को भोपाल की इस मुश्तरका तहजीब की रिवायत पर आज भी फ़ख्र है। भोपाल मालवा और गोंडवाना के बीच हद फासिल की हैसियत रखता है। इस छोटे से शहर ने राजा भोज का भी अहद देखा। इसके बाद परमार और गोंडों के भी इस ने तेवर देखे। तकरीबन 227 साल तक ये शहर मुस्लिम रियासत के दारुल हुकूमत का भी गवाह रहा है। 1956 में जब भोपाल को मध्य प्रदेश का दारुल हुकूमत बनाया गया तो यहाँ पर मुख्तलिफ रियासतों के लोग मुलाजमत के लिए भोपाल आए और यहाँ पर एक नई तहजीब का आगाज हुआ। लेकिन इस नई तहजीब में भी भोपाल की कदीम कदरें पामाल नहीं हो सकी और इंसान दोस्ती का जज्बा कायम रहा। इसी भोपाल में आज से तकरीबन 36 साल कबल मोहब्बत और इंसान दोस्ती की एक ऐसी कहानी लिखी गई जिसकी नज़ीर मुल्क और बैरून मुल्क में आसानी से नहीं मिलती। मेरे वालिद जिया हुसैन खान, मेरी टेलर की बहुत बड़ी दुकान है, आज भी है। तो वो शाम को मेरे पास आकर चाय पिया करते थे। तो एक भीख मांगने वाला बच्चा हट्टा कट्टा था, 18-19 साल का, हरा साफ़ा बांध के लोबान देकर वो लोबान दिया और उसको मैंने 5 रुपये भीख से दिए। मतलब तो मेरे वालिद बहुत नाराज़ हुए मुझसे। तो मैंने उनको देख के ही 5 रुपये दिए कि वालिद इससे खुश होंगे। मेरे वालिद वो जब चला गया तो मुझसे बोलने लगे, भाई ये जो आपने 5 रुपये दिए ये अच्छी बात है। तो मैंने कहा साहब अल्लाह के नाम पर दिया। तो मेरे वालिद फरमाने लगे, ये अट्टा कट्टा इंसान था, भूखा था, आज इसको खाना तो खिला सकते थे, लेकिन आपने तो इसको भिखारी बना दिया। तो मैंने अपने वालिद से कहा कि अब्बा किसको देना चाहिए? तो आप फरमाने लगे, बेटा खुदा ने जिनको दोनों पैर ना दिए हों, जिनको हाथ ना दिए, लाचार बच्चे, ये सबसे गरीब बच्चे होते हैं, कुदरत ने इन्हें बहुत लाचार बनाया, इनको भी इस तरह से देना कि अल्लाह पाक सबसे बड़े हैं, उनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। तुम भी भिखारी हो, मैं भी भिखारी हूँ। देखिए मैं मूंगफलियाँ बेचता हूँ हवलदार होने के बाद, और मेरी उम्र है 72 साल की। मैं इसलिए बेचता हूँ कि मैं काम कर सकता हूँ। इसलिए मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ कि ज़िंदगी में किसी को भी अगर दो तो भीख समझ कर नहीं देना, साथ देना जो हमको बताया गया है। तो मैंने कहा कि साथ क्या दे सकते हैं? तो आप फरमाने लगे, ये आपको टेलर का जो काम आता है, ये जिसके दोनों पैर खुदा ने नहीं दिए उसको सिखा दो। तो सन 1978 में मैंने एक बच्चा मुन्ने खां चिकलोद रोड से जा रहा था, जिसके दोनों पैर नहीं थे। मैंने उसको लिया गोद
اور اپنی دکان سے شروع کیا تو وہ 2 سال میں کوٹ بنانا پینٹ بنانا سیکھ گیا. سردار خان پیشے سے ایک ٹیلر ہیں. انہیں خدمت کا جذبہ اپنے بزرگوں سے وراثت میں ملا ہے. 70 کی دہائی میں جب انہوں نے ایک بھیک مانگنے والے کو 5 روپے دیے تو ان کے والد ان پر سخت ناراض ہوئے. والد کی ناراضگی اور ان کے بتائے ہوئے راستے کے بعد سردار خان نے ان لوگوں کا ہاتھ پیر بننے کا فیصلہ کیا جنہیں سماج میں معذور کہا جاتا ہے اور لوگ ان کے لیے محبت کا جذبہ نہیں رکھتے ہیں. سردار خان نے پہلے ایک ایسے بچے کو گود لیا جو دونوں پیروں سے معذور تھا. سردار خان نے اس کی نہ صرف تربیت کی بلکہ اس کو اس لائق بنایا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر اپنے اور اپنے گھر والوں کی کفالت کرنے لگا. سردار خان کو اپنی اس کوشش سے بڑا حوصلہ ملا اور انہوں نے بھوپال ہی نہیں مدھیہ پردیش کے مختلف شہروں سے معذور بچوں کو اپنے گھر لا کر ان کی تعلیم اور تربیت کا سلسلہ شروع کیا. ابتدا میں سردار خان ان معذور بچوں کو لا کر اپنے گھر میں رکھتے، لیکن جب ان کے گھر میں بچوں کی تعداد زیادہ ہونے لگی تو انہوں نے کرائے کا گھر لے کر ان بچوں کی تعلیم و تربیت کا کام شروع کیا. 1984 تک ان کے یہاں ایسے بچوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی. میں نے آثار قیامت اس بھوپال میں دیکھا. لوگ بھگ رہے تھے جب گیس نکلی. اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑا پیسہ میرے والد میرے گھر کو مجھ کو بھی دیا تھا. میرے ٹیلر کی بہت بڑی دکان تھی. تو میرے کو یہ ایسا لگا کہ دنیا میں یہ سب چیز جو دولت ہے یہ سب بیکار چیزیں ہیں. میں نے اور میرے والد نے مجھ کو جو سکھایا تھا کہ آپ ایسے بچے، خدا کی سب سے کمزور مخلوق اللہ نے ان کو پیر ہی نہیں دیے، آپ ان کو کام کرائیے. ہم نے 18/70 کا ایک شیڈ جہانگیر آباد میں لیا اور ایسے 126 گیس پیڑت وکلانگ بچے ہم نے گود میں لیے جو آج بھی میرے ریکارڈ میں میرے پاس ہیں. اور وہاں پر بہت سے لوگ آئے، رسول احمد صدیقی، حسنات صدیقی، اور انہوں نے ہم کو کہا کہ ہم آپ کو تنخواہ بھی دیں گے ڈائریکٹر، کیونکہ آپ دکان بھی چھوڑے ہوئے. ہم نے کہا نہیں، ہمیں تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے، ان بچوں کی آپ پوری مدد کریے. بدقسمتی سے آج تک کوئی پیسہ آیا نہیں. 500 وکلانگ بچے اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے چلے گئے. 93 میں ایک یوجنا آئی بھارت سرکار سے، تو انیتا داس میرے گھر آئیں ساسن کی، اور انہوں نے میرے کام کو دیکھا سینٹر کو، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو پورا پیسہ دیں گے، ایک یوجنا آئی ہے. تو میں نے کہا سر ہمارے پاس کوئی سنستھا تو ہے نہیں، ہم تو لوگوں کر رہے ہیں اپنے آپ سے. تو انہوں نے کہا سنستھا بنائیے، ایک یوجنا آئی ہے بھارت سرکار سے، ہم 12 لاکھ روپے سال دیں گے 50 بچوں پر. ہم نے 93 میں ہاسٹل کھول لیا اور 54 بچے گود لیے. وہ بچے 54 سے 84 ہو گئے. بدقسمتی سے 90% ہم کو پیسہ ملنا تھا، وہ پیسہ بھی نہیں آیا. بچے پل گئے، آپ کے سامنے ہیں. بچے کالج کر گئے، گریجویٹ کر گئے. 54 بچے یہاں سے نکل کر چلے گئے اور 42 بچے ابھی ہاسٹل میں میرے پاس ہیں. پہلے تو ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم، اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام یہ گلستہ ہمارا. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں سردار خان کی اور حکومت کے اس رویے کی جو آج تک وفا نہیں ہو پایا. کیا اس کی وجہ؟ آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر. سردار خان گزشتہ 36 سالوں سے بے سہارا لوگوں کا سہارا بنے ہوئے ہیں. ایسا نہیں کہ سردار خان کے یہاں جو بچے رہتے ہیں ان میں سب صرف پیر سے معذور بچے ہیں، بلکہ اس میں ایسے بچے بھی ہیں جو بول نہیں سکتے ہیں. کچھ بچے بول تو سکتے ہیں لیکن سن نہیں سکتے. ایسے میں اپنی ضروریات زندگی کے ساتھ ان بے زبان اور بے سہارا بچوں کی کفالت اور ان کی خواہشوں کا انتظام کرنا آسان نہیں ہے. سردار خان کا تعلق مذہب اسلام سے ہے، لیکن ان کے گھر میں جو معذور بچے رہتے ہیں ان میں سبھی قوموں کے بچے شامل ہیں. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان میں سے مسلم بچوں کی تعداد کم اور ہندو بچوں کی تعداد زیادہ ہے تو غلط نہیں ہوگا. دنیا ان کے بارے میں چاہے جو سوچے، لیکن سردار کے لیے ان کے بچے، جن میں سلما بھی ہے اور سیتا بھی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں اور انہیں وہ ایک پل بھی اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتے ہیں. میری شادی 79 میں ہوئی اور سن 78 سے میں نے یہ بچے گود لینا چالو کیے. مطلب 79 میں میری شادی ہوئی.
मेरी बीवी बड़ी नेक, अल्लाह ताला ने नेक दिल औरत दिलाई, और उसने भी इन बच्चों के कपड़े धोए, इनका खाना बनाया। मेरा पूरा परिवार इन बच्चों से जुड़ गया, और इन बच्चों से मुझे भी मोहब्बत हो गई कि सरकार तो दे नहीं रही तो इनका क्या कसूर है। तो इन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है ना, ये तो भीख मांगने लगेंगे, इनके माँ बाप के पास भी इतना नहीं है, नहीं तो ये बच्चे को यहाँ हॉस्टल में छोड़ के ही क्यों जाते अगर इनके माँ बाप के पास कुछ होता। तो मैंने ये कोशिश की कि चाहे मैं मिट जाऊं, चाहे मेरा सब कुछ छिन जाए, लेकिन इन बच्चों को बड़ा करके बताऊंगा, और ये बच्चे बड़े हो गए। आज ये मुझे खुशी होती है कि ये बच्चे अपने माँ बाप को पाल रहे हैं, ये मेरी औलाद है मतलब, और मुझे बाप ही कहते हैं। इनको पढ़ाते हैं, और काम सिखाते हैं, सिलाई कढ़ाई और कार चौक का काम सिखाते हैं, कॉलेज पहुंचाते हैं, पढ़ा। हम ये चाहते हैं कि सब लोग इस काम में आगे आएँ और ऐसे बच्चों की मदद करें और उनका सहयोग दें उनको। बहुत परेशानियाँ हैं, हमारा घर मकान सब गिरवी रखा हुआ है, और जितना हमारा पैसा था सब लग गया इन बच्चों में। हम तो अल्लाह के लिए करते हैं ये काम। सरदार खान को माजूर बच्चों की मदद करना और इन्हें ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने का शौक जुनून की हद तक है। इन्होंने जब ये काम शुरू किया था उस वक्त तो इन्हें किसी ने न सहारा दिया और न ही सहारा देने की बात कही, लेकिन जब इन्होंने भोपाल गैस आने के बाद गैस मुतासरा बच्चों की तरबियत की तो हुकूमत मध्य प्रदेश की जानिब से इन्हें मदद देने का तहरीरी वादा किया। सरदार खान को ताउन देने के मामले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का रवैया एक जैसा है। इस बात के गवाह वो सारे फोटोग्राफ हैं जिन्हें देखकर आप अंदाजा कर सकते हैं। मुसीबतें 84 बच्चों को 25 साल रखना और उनको पहली क्लास से कॉलेज करा देना, टेक्निकल काम सिखा देना, यानी पर बच्चे पे 2500 रुपये पर मंथ का खर्चा। स्टेट गवर्नमेंट ने थोड़ा सहयोग हमको दिया 10 रुपये पर बच्चा 2007 तक। अभी इस साल 1000 रुपये बच्चा कर दिया है, और बच्चे को यानी इसका बच्चे का पैर नहीं है तो इसको कॉलेज तक ले जाने में जितना इनको खाने में खर्चा नहीं होता जितना उनको हॉस्टल तक ले जाने में, तो 2500 रुपये पर मंथ इन बच्चों पर खर्चा है। अब आप अंदाज लगाइए कि 1500 रुपये पर बच्चे पे खर्चा करना कहाँ से होता होगा। आप एक बच्चे को भीख मंगवाइए, लोग 10 नए पैसे अठन्नी तो दे देंगे, लेकिन 100 रुपये आप देखना कोई बच्चे को कोई दाता नहीं देता। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि मेरा घर बिक गया, मेरा मकान बिक गया, मेरा घर मुझे पागल कहने लगा, मेरा सब गिरवी पड़ा हुआ। मैं अभी आज की तारीख में 1,52,00,000 रुपया लगा चुका हूं अपनी दुकान का, अपने घर वालों से, समाज से लेके। मेरे वालिद ने कहा था ऐसे लाचार बच्चों से लेना नहीं, इनको देना, तो वो मैं करता चला आ रहा हूं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम, और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा। नाज़रीन, हम बात करें खिदमत खल्क़ की और उस जज्बे की जिसकी बात दुनिया के तमाम मज़ाहिब में की गई है, लेकिन क्या वजह है कि इसका अमली सबूत नहीं मिलता है। आइए डालते हैं कि नजर। हुकूमत की वादा खिलाफी के खिलाफ सरदार खान ने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया। अदालत ने इनके हक में फैसला भी किया, लेकिन मध्य प्रदेश की किसी भी सरकार ने आज तक इस पर अमल नहीं किया। मेरे लेटर बॉक्स में इनकी एक ग्रीन बुक मिली मुझे, उसमें इस तमाम डिटेल्स लिखे हुए थे कि कोई ये संस्था है, सरदार साहब हैं, ये, वरना कोई नॉलेज ही नहीं थी। हालांकि मैं बिल्कुल पास में रहता हूँ, उधर दूसरी सड़क के उस पार। तो मैंने फ़ौरन फ़ोन किया, उनसे कहा सरदार साहब आप मेरे पास आइए, मैं आपसे बात करूँ कुछ। हमने कहा अभी कितने बच्चे हैं आपके पास? उनका 42 बच्चे हैं, और उसमें से 20 पलंग हैं, तो 42 बच्चे 20 पलंग पे सोते हैं। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो उन्होंने कहा कि एक पलंग जो है वो बोर्ड वैसा बनाते हैं कि वो 5200 का होता है, और अगर ये हो जाएगा तो सारे बच्चे अपने अपने पलंग पे सो सकेंगे और फिर अपने सारे कपड़े उसी पलंग के नीचे रख सकेंगे। दूसरे दिन मैंने 1,04,000 रुपये समझिए जमा करके, मुझे बहुत अफसोस हुआ और बड़ा रोना आया साहब
कि इतने बहुत से बच्चे 5 साल से सो रहे हैं ऐसे। तो खैर वो 1,04,000 रुपये जमा हो गए। दूसरे दिन उनके बच्चों के लिए पलंग ऑर्डर हो गए, वो आ गए। किस तरह से इसको इम्प्रूव किया जाए, एक्वा गार्ड लगवा दिए 2 महीने। मेरा भाई आया, छोटा फरीद जो है, उन्होंने इनको वॉशिंग मशीन दे दी। लड़कियों ने कहा कि हमको लैपटॉप चाहिए, तो फ़ौरन एक लैपटॉप दिला दिया गया। सरदार खान ने माजूर बच्चों की तालीम और तरबियत का अपना सफ़र आज से 36 साल पहले शुरू किया था, जब मध्य प्रदेश के कई साबिक वज़ीर आला, जिसमें अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, बाबूलाल गौर और साबिक नायब वज़ीर आला जमुना देवी, कांग्रेस के सीनियर लीडर सुरेश पचौरी और दूसरे लीडरान इन माजूर बच्चों की किफालत के लिए हुकूमत की जानिब से ग्रांट देने का वादा किया, तो सरदार खान ने शुभम विकलांग एवं समाज सेवा समिति के नाम से एक सोसाइटी बनाई और इन बच्चों को किराए के मकान में रखने के लिए बड़ा घर किराए पर लिया। हुकूमत ने अपना वादा तो पूरा नहीं किया। ईटीवी की खबर के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 साल कबल इन माजूर बच्चों को स्कूल जाने और आने के लिए गाड़ी डोनेट की थी। इस तरह से कुछ मकामी लोगों के ताउन से सरदार खान का काम चल रहा है, लेकिन समाज का जो ताउन सरदार खान के साथ हकीकी मानों में होना चाहिए, वो ताउन आज तक नहीं मिल सका। जो उन्होंने प्रॉमिस किया, 30 लाख प्रॉमिस किया, अब उसमें से जो यानी वो मिला ही नहीं, और जो मिलना होना भी था वो नहीं हो पाया, बिकॉज ऑफ मैनी ऑब्वियस रीजन्स, तो कहीं पे किसी टाइप की इनको मदद नहीं मिली है। माजूर बच्चों की परवरिश कर रहा है, तो कम से कम हुकूमत अपना फ़र्ज़ अदा करे, उनकी मदद करे, बजाय इसके कि उसकी तरफ से मुंह फेर के खड़े हो जाएं। ज़ाहिर बात है कि ये इंतहाई अफसोस और शर्म की बात है, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, जिसने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया, और जिसकी अपनी कोई औलाद नहीं है, दूसरों की औलादों को और यतीमों को पाल रहा है, परवरिश कर रहा है, शादियाँ कर रहा है, ब्याह कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके तय हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी महसूस नहीं करती। और हमारे समाज की भी जिम्मेदारी है कि वो भी न सिर्फ ये कि हुकूमत पे दबाव डालें, उस शख्स की भी मदद करें जितनी कर सकते हों। सरदार खान अपने इदारे में मध्य प्रदेश के दूर दराज के इलाकों से इन बच्चों को लाते हैं, जिन्हें समाज ने और उनके अपनों ने ठुकरा दिया था। सरदार खान अकबर को उस हालत में अपने घर लाए थे जब इसके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे, लेकिन अब अकबर को अल्लाह ने अच्छी सेहत दे दी है। अकबर कुव्वत गोयाई से महरूम है, लेकिन सरदार खान के दिल की धड़कन है। सरदार खान सिर्फ इन बच्चों को तालीम ही नहीं देते, बल्कि इन्हें हुनर से भी आरास्ता करते हैं। वो खुद एक बेहतरीन टेलर हैं, इसलिए बच्चों को वो टेलरिंग के हुनर से आरास्ता करते हैं, और इनके यहाँ जो बच्चियाँ रहती हैं उनको वो जरी जरदोजी के काम सिखाते हैं। दुनिया में मजहब के नाम पर लोग चाहे जो भी फितने पैदा करें, लेकिन सरदार खान के यहाँ एक ही छत के नीचे राम और रहीम एक साथ रहते हैं। सरदार खान के यहाँ मजहब और तहजीब का ऐसा हसीन संगम देखने को मिलता है कि देखने वाले देखकर अश अश कर उठते हैं। मैं छोटा था तो मेरे मम्मी पापा ख़त्म हो गए थे, तो गांव में जो सरपंच थे ना, उनने मुझे पहले 2-3 साल गांव में पढ़ाया। उसके बाद यहाँ भोपाल में संस्था का, शुभम विकलांग संस्था का नाम सुना सरदार खान का। उनका नाम सुन के हमें गांव के सरपंच ने भोपाल भेज दिया अनाथ सर्टिफिकेट बना के। उसके बाद मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और अभी बीकॉम कंप्यूटर फाइनल ईयर कर रहा हूँ सेफिया कॉलेज से। यहाँ पे आने के बाद मुझे मतलब सरदार खान है, जो उनको मैं अपना पापा बोलता हूँ, उन्होंने मुझे अभी तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ा रहे हैं। वो खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, बिल्कुल घर की तरह रखा जाता है, घर की तरह प्यार किया जाता है। और इसी वजह से मैं इतना आगे बढ़ गया हूँ कि BCA सेकेंड ईयर में पहुँच गया हूँ। और यहाँ टेक्निकल काम भी सिखाया जाता है, कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, जिससे हम आगे अपना फ्यूचर तय कर सकते हैं। श्री सरदार खान साहब के साथ में रहते हैं, हमें कभी हमारे माता पिता की कमी महसूस नहीं होती, और हमें बहुत प्यार देते हैं, बहुत दुलार देते हैं। इसके बाद में वो हमसे कहते हैं, बेटा आगे जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ लो। इसके बाद में उन्होंने हमारे लिए टेक्निकल काम भी सिखाए हैं, बहुत से काम सिखाए हैं। अभी तो ये सिलाई का काम सिखा रहे हैं, कढ़ाई का काम भी सिखा रहे हैं। कुछ दिन बाद यहाँ ITI भी खुलने वाला है। लेकिन हमारे सर का कहना है, बेटा खूब मेहनत करो, जम से मेहनत करो और ईमानदारी से पढ़ाई करो। मैं BCom प्लस कंप्यूटर फाइनल ईयर सेपिया कॉलेज से, और यहाँ पे रहता हूँ संस्था में, और मुझे यहाँ पे सभी सहूलियत मिलती है। मैं आने जाने के लिए मैजिक से मैं कॉलेज जाता हूँ, और यहाँ पे खाना वाना सब मिलता है।
समाज के माजूर बच्चों की किफालत और इन्हें जेवर तालीम से आरास्ता करके इन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने सरदार खान का शौक है। सरदार खान अपने इस जज्बे के तहत जहां अपना घर गिरवी रख चुके हैं, वहीं अब तक वो 300 के करीब बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा कर चुके हैं। वो बच्चे जिन्हें कभी इनके अपनों ने माजूर समझकर बेघर कर दिया था, अब वही इनके घर की किफालत कर रहे हैं। सरदार खान के जज्बे को न सिर्फ दिल से सलाम करने को जी चाहता है, बल्कि ऐसे लोग ही समाज के लिए मार्गदर्शी यानी मशाल राह होते हैं। नाज़रीन, टीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा यहीं पर खत्म होता है। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है ये गुलसिता हमारा, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और हमारा ईमेल ID responseurdu@etv.co.in। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ महताब आलम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफ़िज़। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान।